from the dust and the stars. Welcome to Grits and Glory. They came from nothing, now they standing tall. No silver spoons, just heart and brawl. Scars on their skin, but the soul's still gold. Fought in the silence, now the truth gets told. Sweat on the brow, dreams in the mud. Turned every fall to a fight full of the blood. No cameras, no clout, just hustle and pain. But they rose like the sun after coldest rain. They walk through the fire, now they breathe flames. Calm in faces, but they play no games. Skills honed in the dark, now the lights come on. It's time the world knows where true kings are born. नमस्कार दोस्तों, ग्रिट्स एंड ग्लोरी के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी हैं और हम उनसे आज दोबारा मिलेंगे और उनसे आगे की कहानी सुनेंगे उन्हीं के मुंह से। नमस्कार सर, आपका फिर से स्वागत है ग्रिट्स एंड ग्लोरी के दूसरे एपिसोड में। आप कैसे हैं सर? नमस्कार आपको, आपके श्रोताओं को और आपके देखने वालों को। थैंक यू सर। तो अब हम अगर कहानी को आगे लेकर के बढ़े तो हम वहीं से लेके बढ़ेंगे जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। फाइनली हम लेबनान जब पहुंचे जी। तो वहां से हमें ओवरनाइट फेरी लेनी पड़ी इजिप्ट जाने के लिए। लेकिन ये जो अब तक की जो जर्नी थी लेबनान पहुंचने तक की, बैरूत पहुंचने तक की, तो इसमें दो इंसिडेंट हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं जी। जिनका जिक्र कहीं पर नहीं आता है, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि हमारे मित्र जो साथ में थे संपूर्ण सिंह, उनको उनकी जांघ पे एक एब्सेस डेवलप हो गया। ओह। पी वाला फोड़ा हो गया। तो हमने टर्की में एक छोटे से टाउन में डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर टर्किश बोलते थे। तो जो सज्जन हमें वहाँ ले गए वो टर्किश थे, लेकिन वो जर्मनी में कुछ साल रहे थे, तो जर्मन बोलते थे। अब मेरे को जर्मन आती, तो मैंने उससे जर्मन में बातचीत की। वो वहाँ ले गया। अब वहाँ जो डॉक्टर था वो फ्रेंच था। अब ये सज्जन जो हैं मेरे से जर्मन में पूछ के और फिर उसको फ्रेंच में समझा रहे कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने दवाई वगैरह दी, इंजेक्शन दिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन संपूर्ण सिंह जी 6 दिन तक हमारे साथ चलते रहे। उन्हें बुखार था बहुत तेज और दर्द उन्हें बहुत था। हम उन्हें उठा के सवेरे मोटरसाइकिल पे बैठा देते थे, फिर जहाँ रुकना वहाँ उतार लेते थे। रात के वक्त जहाँ रुके तो उतार के उनको लेटा दिया। तो मेरे हिसाब से कोई अगर दूसरा आम आदमी होता मेरी तरह से, तो इतनी तकलीफ ना झेल पाता। लेकिन उन्होंने एक दिन भी नहीं कहा कि आज एक दिन रुक जाओ, बहुत तकलीफ है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर फाइनली जब हम लेबनान पहुंचे बैरूत में, तो वहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल था, तो हमने उसका बाहर साइन देखा, तो हम अंदर चले गए। तो उन्होंने वहाँ उसका ऑपरेशन किया। वो कहने लगे कि अगर आप इसको और जल्दी देर करते तो हो सकता है ये टांग आपकी काटनी पड़ती। तो इतना गहरा उनको ये ऑपरेशन करके उन्होंने निकाला सारा। सो ये चीज जो है नहीं आती, लेकिन बातचीत में नहीं आती, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था कि जो किसी को ब्रेक कर सकता है। तो दैट वाज वन इंसिडेंट। सो उस सारी बात में ये बताना जरूरी था, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको ये मेंशन कर दूं। तो उसके बाद जब हम बैरूत पहुंचे, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि ये सारी जो ट्रैवल हो रही थी, ये मोस्टली लोगों की जेनरॉसिटी पे ही चलता था, क्योंकि पैसे तो हमारे पास थे नहीं जी। तो हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी लेटर था लॉयंस क्लब का। तो लॉयंस क्लब का हमने साइन देखा बैरूत में, तो उनके ऑफिस में हम चले गए। तो उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कुछ पैसों से भी हेल्प की। तो
तो मैं बाहर निकला जब वहां से, तो बाहर एक सज्जन बुजुर्ग आदमी लोकल लगते थे देखने में, तो अंग्रेजी में उन्होंने पूछा कि भाई तुम यहाँ लॉयन क्लब में क्या करने गए थे। तो मैंने उनको बताया कि हमारे 2 मोटरसाइकिल हैं। उन्होंने खड़े देखे मोटरसाइकिल, तो कहने लगे कि ये लोग तुम्हारी उतनी हेल्प नहीं करेंगे, ये बड़े लोगों की हेल्प करते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, तो तुम्हारी की हेल्प नहीं करेंगे ये। तो तुम्हारा यहाँ रहने का क्या इंतजाम है? मैंने कहा अभी तो हम शहर में पहुंचे हैं, तो अभी तो कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन कोई जगह खोजेंगे। तो कहने लगे देखो, अगर तुम ठीक समझो तो मेरी यहाँ 3 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, तो एक में मैं तुम्हारा इंतजाम कर देता हूँ, एक अपार्टमेंट तुमको दे देते हैं और तुम लोग चारों वहां पर रह सकते हो। सो अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो बिल्डिंग में उन्होंने हमें जगह दी उसकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और उन्होंने 7वीं मंजिल पे हमें अपार्टमेंट दिया। तो पहले दिन संपूर्ण सिंह को लेके ऊपर जाना जो था काफी मुश्किल था। मैं और मनमोहन सिंह उनको किस तरह से ऊपर लेके गए, लेकिन हमें वहां 5 दिन रुकना पड़ा क्योंकि फेरी के लिए वेट करना पड़ा जो कि इजिप्ट लेके जाए हमें। वहां से अलेक्जेंड्रिया शहर था इजिप्ट में जहाँ जाना था हमें। तो उस बीच में संपूर्ण सिंह की ऑपरेशन हुआ और ठीक हो गए वो। तो वहां से जो हम फेरी लेकर के चले, ओवरनाइट फेरी थी करीब 20 घंटे की। तो अलेक्जेंड्रिया जब पहुंचे तो वहां काफी मुश्किल हुई हमें कस्टम्स और इमिग्रेशन में। कारण ये था कि उनकी लड़ाई चल रही थी उस वक्त इजराइल के साथ, तो वो हर एक को बड़ी शक की नजर से देखते थे। तो इसलिए हमें करीब 3 घंटे वहां लग गए, लेकिन उन्होंने हमें क्लियर कर दिया, हम चले। तो पहली रात जो हम वहां पहुंचे तो कोई इंतजाम तो था नहीं रुकने का, और जब हम अलेक्जेंड्रिया में हमने लैंड किया, हमारा शिप रुका, तो हमारे पास सिर्फ $40 बचे थे। $10 हर एक के। और तो इतने में हम जब बाजार से गुजर रहे तो एक हमें सज्जन मिले, यंग आदमी थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, क्योंकि हमने इस तरह के मोटरसाइकिल पे किसी को देखा नहीं आज तक। तो हमने बताया उनको, तो कहने लगे मैं अकेला रहता हूँ या यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पे रहो। वो अपने साथ ले गए। कहने लगे लेकिन शाम को मैंने एक शादी अटेंड करने के लिए जाना है, तो आप लोग अपना इंतजाम कर लोगे खुद? तो हमने कहा कर लेंगे। फिर कुछ सोच के कहता कि आप भी चलो हमारे साथ शादी पे। तो शादी पे ले गए। वहां हमारी बड़ी खातिर की गई कि भाई इजिप्ट और इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन थे उस वक्त, और कर्नल नासिर उस वक्त तक जिंदा थे। सो 2-4 अच्छे शब्द आप कहिए नासिर के लिए, तो लोग जो हैं आपके साथ बड़े अच्छे फ्रेंडली हो जाते थे। सो जब अलेक्जेंड्रिया रात वहां काटी हमने, तो अगले दिन वहां से चले कायरो के लिए। तो नाइल रिवर के साथ साथ सड़क जाती है, तो शाम तक हम शाम 4 बजे तक पहुंच गए वहां कायरो में। तो कायरो में टाटा ट्रक्स के लिए एक बड़ी डीलरशिप थी वहां। तो वहां हमने जाकर के उनको बताया कि भाई हम वहां टेल्को के एम्प्लॉयज हैं, यहाँ आए हैं मोटरसाइकिल से। तो उन्होंने इमीडिएटली हमारा, उनके अपने गेस्ट हाउस थे उसमें रहने का इंतजाम किया। तो कहने लगे जितने दिन आपने यहाँ रहना आप यहाँ रहो,
और कल जब ऑफिस खुलेगा सुबह तो आप हमारे डायरेक्टर से मिलो और वो जैसा डिसाइड करेंगे वो सा कर लेंगे। तो अगले दिन उनके डायरेक्टर से मिले तो कहने लगे किसी किस्म के भी आपको मोटरसाइकिल रिपेयर करने की कोई फैसिलिटी चाहिए, टूल्स चाहिए, हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें और हम आपको होटल में ठहरा देते हैं। सो उन्होंने होटल में हमारा इंतजाम कर दिया। तो कायरो में हम 4-5 दिन रहे और फिर वहां से आगे हम चले सूडान की तरफ, तो साउथ की तरफ। तो साउथ वहां से आसवान एक जगह है जहां तक तो सड़क जाती है उस टाइम में। अब तो सड़कें और भी आगे निकल गई, उस वक्त था तो वो सारा एरिया जो था वो मिलिट्री का एरिया था, उनकी लड़ाई की वजह से, इजराइल के साथ लड़ाई की वजह से। सो वहां से हम जो चले तो रास्ते में लक्सर वगैरह शहर आते हैं जो मोस्टली टूरिस्ट की जगह हैं, हम देखते हुए आगे निकले। तो जब हम आसवान पहुंचे तो वहां पर एक डैम है, बहुत बड़ा डैम बनाया गया है जिसको कहते हैं आसवान हाई डैम। तो वो रिवर नाइल का पानी वहां पर जाकर के इकट्ठा होता है। तो वहां जब हम पहुंचे तो उन्होंने, मिलिट्री वालों ने हमें 40 मिनट दिए। वो 20 मील का डिस्टेंस था जहां पोर्ट था, जहां से हमने फेरी लेकर के सूडान की तरफ जाना। तो उन्होंने कहा कि ये तुमको 40 मिनट में क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमने गलत मोड़ ले लिया और हम डैम की तरफ चल पड़े। तो डैम जो था वो बहुत निचाई पे था, तो कम से कम 20 डिग्री का ग्रेड था वहां। हम नीचे चले गए और वहां पुलिस ने हमें रोका, मिलिट्री ने कहा कि ये तुम गलत आ गए यहाँ पर, इमीडिएटली यहाँ से वापस तुम जाओ। तो चलने लगे तो क्या हुआ कि मोटरसाइकिल की कोई वायर जो है वो कनेक्ट हो गई और आग लग गई मेरे वाले मोटरसाइकिल में जो मैं चला रहा था। तो धुआं निकलने लगा, वायर जो है एकदम सारी पिघलने लग गई। तो इमीडिएटली जो बैटरी के साथ कनेक्शन था उसको हमने उस वायर को खींच के निकाला तो रुक गया है सब। तो अब हमारे पास मुश्किल से 30 मिनट बचे थे। तो उसी बीच में हमारे जो संपूर्ण सिंह जो मास्टर मैकेनिक थे, उन्होंने उसको 5 मिनट में फिर से चला दिया। वायरें नंगी थी लेकिन चला दिया उन्होंने। तो हम किसी तरह उसको लेकर के जब वहां पहुंचे फेरी पे तो हमारे पास अभी भी 2 मिनट बाकी थे। तो मिलिट्री वालों ने सर्टिफाइड किया कि टाइम से पहुंच गए। और अब ये सोचिए कि वहां अगर हम ना पहुंचते वहां टाइम से तो फेरी तो निकल जाती, बिल्कुल, और 15 दिन के बाद फिर दूसरी फेरी मिलती। सो बहुत जरूरी था टाइम से वहां पहुंचना और हम पहुंच गए। तो उसके बाद सूडान एंटर हुए हम। सूडान से नॉर्दर्न पार्ट मोस्टली रेगिस्तान था और उस वक्त ये सूडान में वो प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्थ सूडान साउथ सूडान की, तो ठीक था सब कुछ। तो जब हम खार्टूम जो उनका कैपिटल सिटी है वहां पहुंचे तो वहां पर एक इंडियन एग्जीबिशन लगी हुई थी इंडियन प्रोडक्ट्स की। तो उसमें हर किस्म के प्रोडक्ट्स है, जैसे जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स में मशीनें बनती थी वो, और हाई पावर ट्रांसमिशन की जो लाइंस हैं इनके लिए जो बड़े ऊंचे ऊंचे खंबे लगे होते हैं वो इंडिया से जो कुछ उस वक्त बनता था उनकी एग्जीबिशन। तो उन्होंने जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो है ये हमारी एग्जीबिशन के 3-4 कमरे और हैं खाली, तो आप वहां रह जाइए।
तो अगले दिन हम अपने एम्बेसी में गए वहाँ। तो वहाँ जो हमारे जो काउंसलर ऑफिसर थे वो बात करने लगे कि तुम जिस एरिया से होके आए उस तरफ से तो इजिप्ट में लोगों को आने नहीं देते हैं, तो तुम कैसे आए? तुमने बताया। पूछने लगे आपने क्या देखा? तो जैसे ही मनमोहन सिंह ने बताने की कोशिश की, उन्होंने इमीडिएटली उनको चुप करा दिया और एम्बेसडर साहब के ऑफिस के ले गए। एम्बेसडर साहब ने बैठाया, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसके बाद हमसे पूछा कि वहाँ क्या देखा तुमने? तो हमने वहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस देखी और उनके जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स थे वो देखे वहाँ पर। हमने बताया उनको, तो कहने लगे कि ये इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती क्योंकि उस एरिया से वो आम लोगों को जाने नहीं देते। और तो उसके बाद एम्बेसडर साहब ने वहाँ जो प्रोमिनेंट बिजनेस वाले थे उन सबको बुलाया अगली शाम को अपने एम्बेसी में, और उन सब से उन्होंने अर्ज किया कि ये बाहर से ऐसे आए हैं और अगर आप लोग कोई इनकी किसी किस्म से इंफॉर्मेशन से या किसी तरह की भी हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ लोगों ने बड़ा जेनरसली डोनेट किया और अच्छी पार्टी हुई वहाँ पर। आज भी वो उन्होंने प्रॉपर इनविटेशन भेजा हमें, एम्बेसडर साहब ने। हमारे गुजराती सज्जन थे वो एम्बेसडर वहाँ, तो प्रॉपर उन्होंने अपनी एम्बेसी का इनविटेशन हमें चारों को भेजा और तो बड़ी खातिर रही वहाँ पर। लेकिन इसमें एक और जो मजाक की बात वो ये है कि जो एम्बेसी, ये जो आपकी एग्जीबिशन लगी थी, यहाँ पर एक रूम था जो कि उस वक्त मोहन मीकन एक कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है सर। पहले डायर मीकन फिर मोहन मीकन, जो बियर बनाते और वो विस्की वगैरह बनाते थे। सर ओल्ड मंक उन्हीं का है। उनका भी एक स्टॉल था। ओके। तो उनका भी एक स्टॉल था वहां पर। तो उन्होंने क्या किया, कहने लगे कि देखो तुम चाहो तो अपना कुछ सामान जो है ना यहाँ पर रख सकते हो, इसमें बहुत जगह है कमरे में, तो अपना कुछ तुम्हारा सामान हो जो तुम हर रोज यूज नहीं करते यहाँ रख लो। तो चाबी उन्होंने उस कमरे की हमको दे दी। ओके। अब उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कितनी भारी गलती की कि जब रात हो जानी 10-11 बज जाने, सब लोग चले गए अपने अपने यहाँ, तो हमने वो चाबी से दरवाजा खोलना कि हम कोई अपना सामान निकाल रहे हैं, स्लीपिंग बैग निकाल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और हमने वहां से 2 बोतलें निकालनी विस्की की और अपना 1-2 बजे रात तक अपना जश्न चलता रहा। और उसके बाद वो दोनों बोतलें जाके ना मोटरसाइकिल पे जाके कहीं दूर, मील भर दूर जाके फेंक आनी। सो 3-4 दिन ही अच्छा चला वहां पर हिसाब। तो वहां उन्होंने हमें थोड़ा सा काम भी दे दिया कि शाम के वक्त जब एग्जीबिशन खुलती थी लोग आते थे तो उनकी मशीनों के बारे में लोगों को बताना, जो किसी को भी कोई सवाल हो। तो मुझे और संपूर्ण मनमोहन सिंह को उन्होंने ऐसा बताने के लिए रख लिया। तो जब हम चलने लगे तो they paid us pretty handsome amount for that. So ये सूडान तक की कहानी है। और उसके बाद हमारे पास जो चॉइसेस थी वो या तो हम साउथ सूडान की तरफ से होकर के कीनिया जाते, तो लोगों ने बताया कि वहाँ बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो सारा मार्श का एरिया है वहाँ पर, उस एरिया से तुम्हारा मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल है। सो तुम जाओ ईस्ट की तरफ, तो वहाँ एक छोटा टाउन है कसाला, बॉर्डर के ऊपर में जाके, तो कहते हैं वहां से तुम इथियोपिया जा सकते। तो हमने वैसा ही किया, वहां चले गए। तो वहां ऑलरेडी उनको जो लोकल इंडियन लोग थे, मर्चेंट्स वगैरह, उनको खबर थी कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने वहां बड़ी खातिर की। हम पहुंचे तो अब वहां जाके पता चला कि हम मोटरसाइकिल राइड करके इथियोपिया में एंटर नहीं कर सकते।
क्योंकि उनकी वहाँ बड़ी रेवोल्यूशनरी प्रॉब्लम चल रही थी। अब आपको पता होगा कि इरिट्रिया जो है एक नया कंट्री बन गया है। वो इरिट्रिया जो था वो उनका इथियोपिया का पार्ट था और वहां से होके हमें गुजरना था। ओके। तो कहने लगे कि आप जब बॉर्डर पर पहुंचोगे तो आपको बड़ी मुश्किल होगी, वो आपको जाने नहीं देंगे आगे मोटरसाइकिल से। ओके। सो आप जो है ऐसा कीजिए कि प्लेन से जाइए आप। तो वो कसाला जो था छोटा सा टाउन था, मतलब वहाँ रनवे ऐसा पक्का नहीं था, सैंड का रनवे था, सैंड के ऊपर में। सो हफ्ते में एक बार प्लेन आता था वहाँ। तो वो 300 किलोमीटर का खाली डिस्टेंस था अस्मारा तक। अस्मारा इरिट्रिया का कैपिटल सिटी था। तो आज भी जब इरिट्रिया अलग से कंट्री बन गया तो अस्मारा जो है उनका कैपिटल सिटी। सो तो हमने पूछा वो एयरलाइन कंपनी से कि ये मोटरसाइकिल ऐसे रख लोगे तुम लोग? तो कहने लगे नहीं, बात तो तुम्हारे 4 पैसेंजर्स के जाने की है, तो मोटरसाइकिल की तो बात किसी ने की नहीं हमसे। हमने कहा भाई इसके बिना तो हम नहीं जा सकते। तो फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इस मोटरसाइकिल को 3 हिस्सों में अलग कर दिया जाए। तो 6 हिस्से बन गए 2 मोटरसाइकिल कि फ्रंट अलग कर दो, बैक अलग कर दो और बीच वाला अलग। तो 3 और इनको तो हमने कहा कि ऐसे करके बस छोड़ दें। कहते हैं नहीं, उनको फिर तुमने गनी बैग्स में डाल करके और बिल्कुल जैसे कार्गो की तरह बनाना। तो हमने वो भी कर दिया। तो जब प्लेन आया तो हमें पता लगा कि क्यों ऐसा कह रहे। वो छोटा प्लेन था, मुश्किल से 15 को आदमी बैठ लें बस। और उसका जो लगेज का होल्ड था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन किसी तरह से हमने पुश करके शव करके डाल दिए। अब हमें डर था कि ये प्लेन उड़ भी पाएगा कि नहीं इतने वजन के साथ। तो तो हमें लगा कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने सारा इंतजाम किया एयरलाइन पे जाने का, तो उन्होंने ही टिकट लिए होंगे। तो कल वहाँ ऑलरेडी अखबार में, उनकी अखबारों में निकल चुका था हमारे ट्रिप के बारे में। तो हम जब प्लेन से जा रहे तो करीब 15-20 मिनट के बाद उनका एक कॉकपिट से एक आदमी आया। तो वो आके कहने लगा कि ये अखबार में देखो तुम्हारे बारे में लिखा। तो वो अरबी में लिखा हुआ हमें समझ में नहीं आया। तो कहने लगा कि ये पढ़ के हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि वो तुमको कोई चार्ज नहीं करेंगे, फ्री में लेके जाएंगे वहाँ तुम्हारे मोटरसाइकिलों को। तो हमने कहता कि जो लोकल ऑफिस था वहाँ पर किसी ने कोई इसके लिए पैसे नहीं दिए। So that was another generosity of the airline company. Even though it was a very small airline company, but that was a big hurdle for us. Yes, kind enough. Yes. तो जब वहां पहुंचे हम अस्मारा, तो आफ्टरनून में 3 बजे करीब, तो उन्होंने क्या किया कि प्लेन रुका और उन्होंने रनवे के बगल ही में हमारा वो मोटरसाइकिल उतार के रख दिए। वो जो पैकेज बनाए हुए थे वो रख दिए और कहने लगे यहीं से तुम इसको असेंबल करके और अपना निकल जाओ। तो हमें 2 घंटे लगे वहां पर उसको असेंबल करने में। उसमें से पेट्रोल तो सारा निकाल दिया हुआ था। फिर अशोक फिर गए टाउन में, पेट्रोल लेकर के आए और वहां से हम आगे चले। तो लोकली वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इथियोपिया में बहुत इंडियन, बहुत, मैं इस तरह से कहता हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस के जो टीचर्स थे और प्रोफेसर थे बहुत सारे इंडियंस थे। तो बड़ा इजीली कोई भी कहता था कि वो घर जो है वो इंडियन का है, वहां पर तुम जाके बात कर सकते हो। तो
लोकल लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया वहाँ पर कि भाई तुम इरिट्रिया का बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, कोई तो उधर जाता नहीं है, ना ही किसी को जाने देते हैं। सो अगर आप सोचें कि जान जोखिम महसूस हुआ कभी, तो वो पहली बार हमें महसूस हुआ कि जब हम अगले दिन अस्मारा से निकले और एक टाउन आता अधिग्रात, उस तरफ हम जाने लगे। तो पहले तो फ्लैट थी ग्राउंड, उसके बाद थोड़े जंगल के अंदर से जानी शुरू हुई। तो वहां पर हमें 4 लोगों ने, इनके पास बंदूकें थी, घेर लिए। वो पता न लगे कि वो गवर्नमेंट के आदमी हैं कि वो ये जो रेवोल्यूशनरी लोग हैं वो हैं। We couldn't figure it out. तो मेरे पास समय बहुत कम था, लाइक फ्यू सेकंड्स, कि उनसे किस तरह से बात करनी है। क्योंकि अगर हमें पता होता कि गवर्नमेंट के मिलिट्री वाले हैं तो उनसे डिफरेंट तरीके से बात होगी। और अगर ये वो तो रेवोल्यूशनरी अपने आप को कहते थे, हमारी तरफ से तो वो कोई भी हो सकता है। सो वो कहने लगे कि अपने पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट उसको दिखाया तो कहने लगे इंडिया से। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलता था एक आदमी। तो उसके बाद मैंने कहा तुमको इंडिया के बारे में कुछ पता है? मैंने उसके बारे बात ही नहीं की कि वो लोग कौन है, क्या है। तो कहता है मेरे को इतना पता है कि जब मैं छोटा था, स्कूल जाया करता था, तो मेरा जो क्लास टीचर था वो इंडियन था। तो वो कहने लगा कि तुम लोग मेरे साथ आओ, पास ही हाफ माइल होगा डिस्टेंस। तो मोटरसाइकिल हमने वहीं छोड़ दी, उसके साथ गए। तो उनका जो सो कॉल्ड लीडर था, हेड था उनका, तो वो पहले तो कहने लगा कि ये जो है इथियोपियन गवर्नमेंट जो है, उस वक्त किंग हाले सिलासी हुआ करते थे, तो किंगडम थी ये। तो वो कहने लगे कि इनके बहुत जुर्म हैं जो हमारी जनता के ऊपर होते हैं, so on and so forth। तो मैंने यही उनको कहा कि आई सिंपैथाइज विद योर सिचुएशन, योर कंडीशन, एंड आई होप that there is a good solution for both of you, for Ethiopia and for you। तो वो कहने लगा कि आगे जो करीब 20 मील का एरिया है, वो उनको शिफ्टा कहते थे उस वक्त, वो अपने आप को शिफ्टा मूवमेंट वाज दैट व्हाट इट वाज कॉल्ड, उनकी अपनी जबान। कहते हैं शिफ्टा जो है अगले 20 मील तक तुमको मिलेंगे, तो मैं अपना एक आदमी तुम लोगों के साथ भेजता हूँ, और वो भी अपने उनकी व्हीकल थी तो उस पर जाएगा और तुम्हें रास्ते में कोई मुश्किल नहीं होने देगी। तो वो पहली बार था हमें महसूस हुआ कि एक भी गलत शब्द कहा गया, एक भी गलत मूवमेंट हमारी जो है ये गड़बड़ कर सकती है। सो बाद में उन्होंने हमें बैठाया, चाय पिलाई अपने साथ, सब कुछ किया, फिर आगे हमें भेजा। तो ये भी एक कहानी है जो आगे जाकर के हमने लोगों को बताई, तो कहने लगे कि तुम लोग बच के आ गए, या तो वो तुमको पकड़ के रख लेते या मार देते। तो जब हम अस्मारा से निकले शहर से, और रास्ते में हमें जब ये शिफ्टा रेवोल्यूशन के लोगों ने रोका, और उसके बाद वहाँ पर से उन्होंने हमें बड़ा सेफली जाने दिया। तो अगली रात जब हम अगले छोटे टाउन में पहुँचे, तो अधिग्रात उस जगह का नाम था। तो वहाँ पर 4-5 इंडियन टीचर थे, तो एक ने हमें अपने घर पे ठहराया और शाम के वक्त सबको बुलाया।
तो अच्छी गैदरिंग हुई, खाना पीना हुआ। तो उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा अरसे से वहाँ रह रहे थे तो सरदार जी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इतने सालों से रह रहा हूँ, मैंने कभी किसी को उस एरिया से आते हुए नहीं देखा। उस एरिया के लोग उसी एरिया में रहते हैं, वो जो शिफ्टा इनकी मूवमेंट जो चल रही है तो उसी के साथ वो रिलेटेड है। तो तुम लोग पहले आदमी हो जो कि हमने देखा इस तरफ आते हुए। तो कहता है कि कल अगर तुमको थोड़ा टाइम हो तो हमारे ये यहाँ लोकल पुलिस है, उनके पास मैं ले चलूंगा तुमको और तुम उनको बताओ ये बात। तो अगले दिन हम ले गए तो ऐसा था वहाँ कि बहुत लोग मिलते थे, लोकल लोग जो कि स्कूलों में जब पढ़े तो उनके टीचर इंडियन हुआ करते, तो इंडियन टीचर्स वहाँ पर बहुत सालों से थे। तो ये जो पुलिस का जो हेड था वहाँ पर, अब हमारे यहाँ तो भाई इंस्पेक्टर कहते हैं कि डीएसपी कहते हैं, वहाँ पता नहीं लोग क्या कहते हैं उनको। तो उससे बात हुई तो मैंने उसको बताया ऐसे। तो कहता है जो जिस ग्रुप ने तुमको रोका था उसका जो हेड लीडर था, जिसने तुमको अपने साथ बैठ के चाय पिलाई, कहता बहुत खतरनाक आदमी है। कहता ही हैज किल्ड मेनी पीपल। तो कहता है आई एम जस्ट हैप्पी टू सी यू दैट यू आर अलाइव। सो he must know a thing or two about those people, you know. लेकिन उसके बाद अब जितनी मेरी उम्र थी तो ये सब चीजें रजिस्टर नहीं होती थी। अरे या क्या हो जाता, कुछ नहीं हुआ, मामूली बात। लेकिन हमारे मनमोहन सिंह जी वो थोड़े रिलीजियस आदमी थे, तो उन्होंने जब हम वापस आ गए उनके यहाँ, फिर कहा कि अब थोड़ी देर में निकलेंगे, तो उनके पास वो अपने ग्रंथ साहब का गुटका हुआ करता था, छोटा सा मिनी फॉर्म में। तो उन्होंने उसको पढ़ा और उसमें से जो कोई एक चैप्टर उन्होंने बताना था हमें बताया कि क्यों बच के हम आ गए, कि हमारी जो नीयत थी अपनी वो साफ थी। सो ये जो है ना छोटी छोटी जो स्टोरियां हैं ये एक्यूमुलेट होने लगती हैं जब आप इस तरह का ट्रैवल करते हैं, जिसका कि मोटरसाइकिलिंग से कोई रिलेशन नहीं। अब कितने अच्छे राइडर हैं उससे कोई रिलेशन नहीं, आपका मोटरसाइकिल कितना अच्छी कंडीशन में है उससे कोई रिलेशन नहीं इसका। तो ये सब जो है आपको अब आज के टाइम में तो खैर बहुत फर्क पड़ गया है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है और इस तरह की जहाँ प्रॉब्लम है उस तरफ आपको कोई जाने ही नहीं देगा। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि लोग थोड़े सिंपल थे। तो इस तरह की कई कहानियां हैं जो हमारी स्टोरी आगे चलेगी तो कई जगह पे मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की स्टोरियां कि जिनका मोटरसाइकिल राइडिंग से कोई रिलेशन नहीं। जी बिल्कुल सर, आप मुझे हमें बताइएगा और हम बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं सर। वो जो जब आप कहानियां सुनाने लगते हैं तो वो काफी ऐसा मोमेंट आ जाता है कि हम लोग बिल्कुल इमर्स हो जाते हैं उस कहते हैं ना उस जगह पर, उस टाइम में आप हमें वापस लेके चले जाते हैं। आई होप कि आप भी मतलब आपको भी पुराना जो टाइम है वो याद आता होगा, तो शायद हम इस तरह से एक मदद मिल रही होगी उस टाइम में आप वापस जा रहे होंगे, क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप हमें लेके जा रहे हैं। जी ऐसा है कि वो जो समय है ना वो इतना दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरे को कोई ना हेल्प की जरूरत नहीं है कि भाई कोई मेरे को याद दिलाए कि उस वक्त ऐसे हुआ था कि ऐसे हुआ था। और जैसे बात करते हुए तुमसे वो आदमी जो था जो उनका हेड था उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने है। ओह वाह।
कि क्योंकि उसके सामने बैठ करके मैंने बात की, उसके सामने बैठ के मैंने चाय पी। अब जब मैं कहता हूं कि मैंने की, तो ये जो है, ये मैं अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूं कि जो मेरे मित्र थे साथ में, वो पूरा भरोसा करते थे कि जो मैं कहूंगा या जो मैं करूंगा वो सही होगा। बड़ी बात है सर। तो इसलिए मैं लीड लिया करता था उसमें। कारण कि मैं कुछ एक और ज़बानें भी बोल सकता हूँ, और किसी भी कंट्री में जब हम एंटर करते थे तो पहले 10-12 वर्ड जो हैं उनके इमीडिएटली मैं 10 मिनट में याद कर लिया करता। उनकी करेंसी के बारे में मेरे को पूरी नॉलेज होती थी, उनके खाने के बारे में थोड़ा पता होता था, और कौन सी लैंग्वेज उस एरिया में बोलते हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस हमारी भारत की तरह से वहाँ भी बहुत फर्क है। आप 100 मील चले जाइए, डायलेक्ट बदल जाता है, बातचीत बदल जाती है। बिल्कुल। सो अंग्रेजी का उतना प्रचलन नहीं था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इटालियंस ने काफी दिनों तक राज किया, तो इटालियन काम आ सकती थी, इटालियन नहीं हम बोल पाते। सो जो लोकल लोग थे वो तो लोकल लैंग्वेज ही बोलते थे। बहुत अच्छा सर। तो उसके बाद हम वहाँ से थोड़ा नॉर्थ की तरफ, सोमालिया की तरफ चले गए। ओके, सोमालिया। सोमालियन और इथियोपियन लोग जो हैं काफी एक जैसे हैं, लेकिन हमारा जो मेन इरादा था वो जिबूटी तक जाने का था। जिबूटी जो है ये इथियोपिया और सोमालिया बिल्कुल टॉप पर छोटा सा कंट्री है, मतलब हमारी बहुत सारी स्टेट्स उससे बड़ी, आपके भारत की स्टेट्स जो हैं बड़ी हैं, तो बहुत छोटा था। तो वहाँ पर फ्रेंच लोगों ने राज किया, तो वहाँ फ्रेंच प्रचलन ज़्यादा था, लेकिन वो एक दिन ही हम वहाँ रुके, और फिर उसके बाद हमने साउथ की तरफ जाना शुरू किया और वापस इथियोपिया होकर के कीनिया पहुंचे। तो इथियोपिया में हमने जब वापसी पे फिर एंटर किया सोमालिया के बाद, तो एक जगह है देसी, इट्स अप इन द माउंटेन्स, तो ये करीब 14,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर। तो वहां पर थोड़ा बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, तो वहाँ कॉलेज भी था, स्कूल भी थे, तो वहाँ हमारे इंडियन प्रोफेसर भी थे और स्कूल में टीचर भी थे। तो उनके जो टीचर थे उनके यहाँ रात को उन्होंने हमें ठहराया, और अब हम इतने नादान थे कि नासमझ हमें था कि वह बढ़िया खाना मिल रहा वहाँ पर, हिंदुस्तानी खाना उन्होंने बनाया, उसके बाद वहाँ शराब की कोई कमी नहीं, तो हमने जम के खाया और जम के पिया। लेकिन ये नहीं पता कि इतनी हाइट के ऊपर में इस तरह से अपने आप को ओवरलोड करना ड्रिंक वगैरह से ठीक नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन काफी कम है। जी जी। तो वहाँ ऐसे हुआ कि सुबह सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली। अब मेरे को बड़ा अनईजी फील हो रहा है, मेरे को समझ में ना आया क्या करूं। तो हमारे जो होस्ट थे उन्होंने देख लिया कि मैं बड़ा बेचैन सा होके खड़ा होके इधर उधर आ जा रहा हूं, तो कहने लगे क्या हुआ। तो मैंने कहा बड़ा अजीब सा लग रहा है कि, तो कहने लगे ये इतनी हाइट पे होता है ऐसे, तो आप जो है जब कल यहाँ से चलेंगे और थोड़ा नीचे चले जाएंगे, 2,000 फुट नीचे चले जाएंगे, तो आपको बेटर फील होगा। तो मनमोहन सिंह थोड़े घबरा गए, वो कहने लगे नहीं यहाँ कोई आपका डॉक्टर वगैरह है कोई, उससे दिखा दें। तो वो कहने लगे डॉक्टर तो नहीं, यहाँ पर एक कोई अमेरिकन नन्स हैं, तो उनकी डिस्पेंसरी है छोटी सी,
तो नर्सेस हैं वहाँ पर 2। तो मैं गया तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहने लगे कि एकदम खूब गाढ़ी सी कॉफ़ी बना करके उन्होंने मेरे को दी। तो कहने लगे कि ये तुमने ड्रिंक ज़्यादा किया है रात को, तो अभी ये कॉफ़ी पियो and then go to the bathroom and see if you can relieve yourself. So उसके बाद काफी अच्छा फील हुआ. So that was another little episode, you know. We didn't know what happened that happened, how body reacts to that. तो पहली बार वहां पर समझ आ गया. और उसके बाद जब वहां से चले तो वहां से लंबा रास्ता था हमारा जाने के लिए अदीस अबाबा तक, जो उनकी कैपिटल सिटी थी उस वक्त. तो हम सवेरे जल्दी निकले, तो सारा दिन लगा करके हम जब वहां पहुंचे रात होने लगी थी. तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस था अदीस अबाबा में. तो उसके जो हेड थे वो हमारे एक भारतीय सज्जन थे जो यूनाइटेड नेशन में काम करते थे. तो सरदार जी थे वो. उनको पता लगा कि हम आए हैं, तो उन्होंने हमें बाजार में जहां से हम गुजर रहे थे अपनी कार से आए, वहां खोज लिया हमें. कहने लगे घर चलो तुम. तो अपने घर ले गए. तो वहीं पे फिर हम उनके साथ रहे 3-4 दिन. तो उन्होंने बताया कि ये जो इथियोपिया अदीस अबाबा है, यहाँ पर तुम बच्चों को सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पूरे शहर में उस वक्त बताते हैं कि 2000 से ज्यादा बार थी वहां. तो कहता है यहाँ पर पानी महंगा है और शराब सस्ती है. और तरह तरह के स्कैम हैं यहाँ पर. तो हमारे दिमाग में आया कि हमारे पास से कोई लेगा क्या. अगर पैसे पूछो तो है कोई नहीं हमारे पास. सो उन्होंने हमें अच्छा सावधान किया इन सब चीजों के बारे में. लेकिन 2 दिन हुए तो वहाँ एक स्कूल था गुजराती समाज का. तो उनके जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल जो भी कहो, वो आए उनके घर पे हमसे मिलने और कहने लगे कि आप आके हमारे बच्चों से, वो हाई स्कूल तक का था स्कूल, कहने लगे हमारे बच्चों को आइए कुछ बताइए कि आप कहाँ से आए, क्या है. तो जब हमने वो बताया तो वहां पर बच्चों के पेरेंट्स भी कुछ आए हुए थे. तो उनके एक बच्चे के फादर जो थे वो वहां बिजनेसमैन थे. तो वो कहने लगे कि आपने इनके यहाँ तो रह लिया 2-4 दिन, अब आप हमारे यहाँ 2 दिन रहिए. तो उनके 2 लड़के थे, तो उनको बहुत इंटरेस्ट था हमसे बात करने में. तो उन्होंने अरेंज किया वहां पर कि इनके हमारे लिए थोड़ा डोनेशन कैसे इकट्ठे किए जाए. तो उन्होंने ही सब कुछ किया. तो कहा तो हम जब अलेक्जेंड्रिया पहुंचे इजिप्ट में और $10 थे हमारे पास, तो हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम अगले 5-7 हजार मील जा सकते हैं. सो दैट्स हाउ जनरसिटी ऑफ पीपल इस तरह से काम करती है कि कौन कहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा. और मोस्टली जहां भी लोग देखे बहुत खुले दिल के लोग थे. और कभी किसी ने इस तरह से कहने की कोशिश नहीं की कि ये मोटरसाइकिल पे आए हो, अपनी मर्जी से आए हो, तो अपना इंतजाम खुद करो. इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी. जब हम कीनिया पहुंचे वहां इथियोपिया से, तो जो पहले दिन का जो रास्ता था वो बहुत ही उजाड़. हमने एक भी व्हीकल को नहीं देखा और कोई सड़क नहीं थी वहां पर. ऐसे ट्रैक था, कच्चा ट्रैक जिस पर हम गए. तो सारे दिन का रास्ता था वो. करीब हमने 8-9 घंटे मोटरसाइकिल चलाई होगी. तो मुश्किल से 120 मील ऐसे किए.
तो रात होने को आई। हम्म तो पहली बार हमें महसूस हुआ कि हम अफ्रीका के जंगल में अकेले हैं। हम्म लेकिन दूर से हमको एक छोटी सी लाइट नजर आई। तो हम वो लाइट की तरफ गए। तो ये बहुत छोटी सी झोपड़ी जैसी थी, लेकिन पक्की बनी हुई। हम्म तो उसके आगे हमने देखा कि थोड़ा बहुत वो सड़क बनाने के जो काम इक्विपमेंट होता है वो पड़ा हुआ था। हम्म तो हमने इस बिल्डिंग में झांक के देखा तो उसमें एक आदमी और औरत, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। हम्म तो वो थे, उनकी ये दुकान थी छोटी सी, जो काम करने के लिए दिन में वहाँ सड़क बनाने के लिए जो लोग आते थे, हम्म उनके लिए कुछ वहाँ उन्होंने सामान वगैरह रखा हुआ था, कैंड फूड रखा हुआ था, ऐसे और कुछ चीजें उनके लिए रखी हुई थी, पानी रखा। तो हमने उसको पूछा कि भाई यहाँ से अगला जो टाउन आएगा या कोई विलेज आएगा कितनी दूर है? कहता वो तो कम से कम तुम्हारे 4 घंटे लगेंगे। तो अभी तो हम लोग नहीं एडवाइस करते कि तुम रात को इस एरिया से जाओ। तो कहने लगे कि तुम लोग यहीं रुक जाओ, हमारी ये जगह बहुत छोटी है, तो 2 आदमी तुम लोग अंदर हमारे साथ यहाँ सो सकते हो। और बाहर एक तख्तपोश पड़ा था। तख्तपोश पता ना आपको? तखत कि लकड़ी का बना होता, बड़ा सा तख्त था। तो वो पड़ा हुआ था कि जहाँ लोग बैठ के अपना खाना ना खाते दिन के टाइम में, जो सड़क बनाने वाले आते थे। समझ गए सर। तो कहते हैं बाहर वो पड़ा हुआ, तो 2 आदमी उस पर सो। तो मैंने कहा भाई रात को यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं आते? कहता नहीं, हम यहाँ पर पिछले 3 महीने से हैं, तो अभी तक कोई ऐसे जंगली जानवर आते नहीं यहाँ पर। क्योंकि दिन के टाइम में आवाज बहुत होती है, जब ये मजदूर काम करते हैं बहुत आवाज होती है, सो जानवर भाग जाते। तो रात हम वहाँ, चांदनी रात थी, ये याद है मेरे को पूरा। और रात फिर हमने वो बाहर तक पहुंच कर, सो सुबह उन्होंने हमें चाय वगैरह पिलाई और विदा किया वहां से। तो वहां से चले, अगली रात जो हम पहुंचे तो अभी भी वो कच्ची सड़क ही चल रही थी, पगडंडी से जो। तो अब 4-5 बजे थे, तो हमने देखा कि एक छोटी सी पुलिस या मिलिट्री, उनकी जो भी है, उनका एरिया था। तो वहां पर हमने मोटरसाइकिल बाहर खड़ी की उनके एरिया की। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि छोटी सी जगह है, जैसे ½ एकड़ में, और बाकी आगे जंगल है, पीछे जंगल है। तो हम वहाँ 10 एक पुलिस वाले थे। तो हमने उनसे बात की तो कहने लगे कि हमारे यहाँ पर ये जो पोस्ट है, ये मोस्टली है कि इस सारे एरिया को हम कवर करते हैं, विच इज हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा खतरा नहीं है कि कोई अटैक करे, कुछ करे। तो कहने लगे कि तुम लोग अब और आगे मत जाओ, यहाँ हमारे पास रात को रुक जाओ। तो उन्होंने बड़े सेल्फ सफिशिएंट थे अब वो एरिया, कि उन्होंने गाय रखी हुई थी दूध के लिए, और उनका कुआं था पानी के लिए। सो तो उन्होंने रात को जो कुछ और लोग खाते हैं, उन्होंने हमें खाने को दिया। अगले दिन सुबह गरम गरम दूध दिया हमें पीने के लिए। सो फिर वहां से निकले, या जो तीसरी रात हम पहुंचे, तो तब तक पक्की सड़क शुरू हो गई। तो एक टाउन है ननेरी, नॉर्थ में कीनिया। तो वहां जब हम पहुंचे तो पेट्रोल स्टेशन देखा, तो हमने कहा चलो पेट्रोल भरा लेते हैं। तो पेट्रोल भराया, तो सरदार जी वहां पर खड़े थे। तो मैंने कहा कि हम यहाँ से नैरोबी जा रहे हैं, तो काफी दूर है, रास्ते में कोई कौन कौन सी जगह होगी जहाँ रुक सकते हैं? तो उन्होंने देखा हमारे में 2 सरदार। तो कहने लगे ऐसा करो, अब 10 मिनट रुक जाओ, मैं एक काम कर रहा हूँ, खत्म कर लूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो वो कहने लगे कि ऐसा करो, हमारे घर चलो,
और वहाँ रात को तुम लोग रहो तो तुमसे बातचीत करेंगे, तुमको नैरोबी के बारे में बताएंगे। तो बड़े अच्छे सज्जन थे, वो यंग थे, 40 साल के होंगे। तो उनकी जो फैमिली थी, एक्सटेंडेड फैमिली, वो नैरोबी में रहती। तो उनके जो भाई थे, बड़े भाई, वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी थी, ट्रकिंग की कंपनी थी। ओके। तो इन्होंने अपने यहाँ रखा, तो जहां हम रात रहने के लिए थे, 3 दिन उन्होंने रखा अपने। तो ये सारा का सारा एरिया जो है आपको मरसाबाद गेम रिजर्व, मरसाबाद के बीच से निकलता। आज तो मरसाबाद में शहर बन गया है, उस वक्त तो कुछ नहीं था वहां पर। मसाई लोग थे, लोकल लोग उस एरिया में रहते थे। सो फिर नैरोबी आकर के हमने नैरोबी में पता लगा कि मनमोहन सिंह के फादर के यंगर ब्रदर, उनके चचा, उनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भेजा गया था वहां एक स्टील प्लांट डेवलप करने के। तो इंडिया गए हुए थे, तो वापस आए एक दिन पहले जब हम वहां पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि आप उनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से बहुत बड़ा बंगला मिला हुआ था, नौकर थे, तो वो अकेले थे। तो कहने लगे सब कमरे खाली पड़े हैं, तुम लोग आके यहाँ रहो। तो वहाँ नैरोबी में हम करीब 10-12 दिन रहे, क्योंकि वहाँ अरेंज करना था आपको, जैसे नए टायर डालने थे मोटरसाइकिलों में। तो वहाँ डनलप की कंपनी थी। तो जब हम इंडिया से चले तो डनलप कंपनी ने हमें फ्री टायर दिए थे। तो वहाँ फिर उन्होंने रिप्लेस किए वो टायर, 6 टायर उन्होंने हमें दिए। सो वो सब और उसके बाद वहाँ 2 बड़े गुरुद्वारे थे। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम आगे फंड्स थोड़े और इकट्ठे कर सकें। तो वहाँ पर गुरुद्वारा मोस्टली होता था कि संडे को ही वहाँ ज्यादा लोग आते हैं। तो गुरुद्वारे में उन्होंने कहा कि आप स्पीच दीजिए। तो मनमोहन सिंह ने, मैंने, हम दोनों ने अपनी तरफ से, जैसे मैं जनरल बातचीत, और वो जो थे थोड़ी पंजाबियों की तरह से बातचीत उन्होंने बताई हम लोगों को मोटरसाइकिल के ऊपर में, कि हम कैसे आए यहाँ वगैरह। तो उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उन्होंने काफ़ी डोनेशन इकट्ठे हुए वहाँ। तो उसके बाद जो उनके गुरुद्वारे के जो जनरल सेक्रेटरी थे, वो कहने लगे, देखो बच्चों, यहाँ पर तो हमारे जो बिजनेसेस हैं छोटे हैं थोड़े, तो तुम जब घूम करके युगांडा की तरफ से जाओगे, तो युगांडा में हमारे जो दूसरे भारतीय हैं, वो बड़े बड़े बिजनेस हैं। वहां जाओगे तो वहां तुमको शायद यहाँ से कहीं नहीं जाए। तो ये जानने के बाद फिर हम दो दिन रुके वहां। उसके बाद हम चले गए तंजानिया की तरफ। तंजानिया में भी इंडियन थे का। अब तंजानिया की बात ये मैं आपको बताता हूँ कि सड़कें बहुत खराब थी। इवन कीनिया में थोड़ी पक्की सड़कें थी, लेकिन तंजानिया में सड़कें खराब थी। इतनी खराब कि उसको जो ट्रकर्स थे जो उस तरफ जाते थे, they used to call it hell run। वो बच्चों से गले मिल करके जाते थे कि वापस के नहीं आएंगे, पता नहीं। तो वहां से जब हम पहुंचे दर अस्लाम, तो काफी दूर था वहां उनके कीनिया के बॉर्डर से। तो वहां एक गुरुद्वारे में मैंने स्पीच दी वहां। तो उसके बाद वहां से हम निकले तो बुरुंडी, रुवांडा होते हुए युगांडा पहुंचे। तो जो एक छोटी सी स्टोरी है तंजानिया की, कि वहां एक सरदार जी थे। अब उन्होंने आकर के मुझसे बातचीत की वहां पर, लेकिन गुरुद्वारे में सारे सरदार जी थे। सो
इतने सालों बाद याद रखना किसी को बहुत मुश्किल है। तो 2 साल पहले मैं टोरंटो गया था, कनाडा में। हमारे यहाँ एक फ्रेंड रहते हैं, उससे मिलने गया, तो उनकी बेटी की शादी थी। तो शादी पे मैं गया, तो जब गुरुद्वारे पहुंचे, उनकी शादियां गुरुद्वारे में होती हैं, तो एक बूढ़े, काफी बुजुर्ग, बहुत बूढ़े, मेरे से कहीं उम्र में ज्यादा, सरदार जी दूर से मुझे देख रहे। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे आप कभी तंजानिया गए हैं? दर अस्सलाम। मैंने कहा जी याद तो नहीं कि एग्जैक्टली कब गया था, लेकिन मैं गया था वहाँ अपने ऐसे मोटरसाइकिल के टूर। कहते हैं आपने वहाँ खड़े होकर के स्पीच दी थी गुरुद्वारे में। कहते हैं वहाँ पर मैंने आपसे बातचीत भी की थी। तो वो दूर से मुझे पहचान गए, या उनको याद था कि हम कितने दिन रहे, कि क्या बातचीत हुई वगैरह। मैंने कहा सॉरी, मेरे को याद नहीं कि मैंने आपसे क्या बातचीत की थी, लेकिन धन्य है आपको सब कुछ याद है अभी तक। सो कौन कहा मेरे काम को आप कह नहीं सकते कि तब तक 52 साल हो चुके थे हमारे स्टेट को, 52 साल के बाद भी उनको याद था। तो फिर युगांडा जब हम पहुंचे, तो 2 उनके छोटे शहर हैं, जिंजा है, वहाँ रुके 2 दिन। कंपाला जो उनका मेन शहर था, वहाँ गए। तो वहाँ पर उन्होंने हमारा इंतजाम किया गुरुद्वारे में रहने। और जब संडे हुआ तो लोग आए बहुत। तो एक सज्जन जो थे वो कहने लगे कि तुम ऐसा करो कि दोपहर का खाना मेरे पास आके खाओ। तो तब सुबह 10-11 बजे थे। तो हम लोग 1 बजे उनके ऑफिस में पहुंचे। तो कहने लगे कि देखो, उनकी प्लाईवुड बनाने की फैक्ट्री थी। तो उन्होंने हमें पूरी फैक्ट्री दिखाई। फैक्ट्री बंद थी उस दिन, चल नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद जब हम चलने लगे वहां से, तो उन्होंने अपने जैसे डिफरेंट बिजनेस वाले, कोई अपने कॉफी के मग बनवाते हैं, कोई, तो उन्होंने अपने लेदर के वॉलेट्स बनाए हुए थे। तो उन्होंने हमें एक वॉलेट सबको दिया। तो हमने जेब में डाल लिया, बाहर निकल आए। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई देखें इसमें क्या है। तो हर एक के वॉलेट में 500 शिलिंग थे उनके, तो जो कि उस हिसाब से हमारे अगले 10,000 मील के लिए काफी था। That was so much money. Big thing. लेकिन वो लोकल। तो यहाँ पर हमने आगे जहाँ जाना था, कांगो से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, चाड, उस तरफ। तो ये जो कंट्री हैं, ये जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून वगैरह, इनकी अपनी एम्बेसीज नहीं थी वहाँ, युगांडा। तो जो फ्रेंच एम्बेसीज थी वो उनके इंटरेस्ट को देखते थे। तो फ्रेंच एम्बेसी में हम गए कि उनको वीज़ा चाहिए। तो उन्होंने पासपोर्ट ले लिया, कहा कि अगले दिन आना, ले जाना वीज़ा। तो अगले दिन जब मैं गया, तो वो जो फ्रंट डेस्क पे लड़की थी, फ्रेंच लड़की थी, डैनियल, अभी भी मेरे को उसका नाम याद है। तो उसको मैंने कहा कि ऐसे हमें लोकल लोगों ने मिल के कुछ डोनेशन दिया है, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें हार्ड करेंसी में तो कैसे होगा। तो कि देखो, यहाँ पर कोई तुमको ऐसे हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इनकी, तो उसमें मैं एक आदमी को जानती हूँ। तो उसने उसका नाम लिख दिया। कहते वहाँ चले जाओ और उसको पूछना, तो मे बी दैट पर्सन वो आपकी मदद कर सकता। तो
अगले दिन हम वहाँ पहुँचे, मोटरसाइकिल नीचे खड़ा किया तो वो 4-5 मंजिल की बिल्डिंग थी। तो वहाँ जाके हमने उन सज्जन के लिए पूछा, वो बाहर आए, बातचीत की, उन्होंने मोटरसाइकिल देखे तो कहने लगे कि देखो ये इतना पैसा है कि ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, मे बी ही कैन डू इट। मैंने कहा ये तो बात मिनिस्टर तक चली गई तो कितनी बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा कि जैसे अच्छा तो आप कल आइएगा या परसों आइएगा उनसे मिलने। तो मैंने कहा ये कब मिल सकता है उनसे? कहता अभी आई विल टेक यू देयर। तो ले गया उनके पास। बहुत अच्छे सज्जन थे वो। उन्होंने बड़ी इत्तेफाक से बातचीत की। तो युगांडा में केन्या में अंग्रेजी बोलते थे भारत की तरह से। तो वो पहले आए, उन्होंने हमारे मोटरसाइकिल देखे, फोटो खिंचवाई उसके साथ, अखबार वालों को बुलाया, अखबार वालों ने फोटो खींची। इमीडिएटली उन्होंने जो था ऑर्डर पास किया और उसके उन्होंने हमें डॉलर बना के दे दिया। तो इस तरह की हेल्प जो है आप उम्मीद नहीं करते कि आपको इस हाई लेवल पे भी लोग जो है हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। उससे आगे की जो स्टोरी है वो हम कांगो, उस वक्त उसको जायर कहा जाता था, शहर उस मुल्क को, तब उसको DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है। This is real stories, real people.